आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो एक ऐसे इंसान की है जिसने लालच में अंधे होकर एक शापित सिक्का उठा लिया। ये सिक्का हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन हर इच्छा की कीमत किसी बिल्कुल बेगुनाह इंसान की जिंदगी से चुकाई जाती है। और फिर जब इस आदमी ने अपने प्यारे लोगों को बचाने के लिए आखिरी इच्छा मांगी, तो सिक्के ने उससे जो कीमत मांगी, उसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ के रख दी। तो दोस्तों, जो भी साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने वाले दोस्तों से निवेदन है कि कहानी को पूरा जरूर सुनें, क्योंकि आखिरी में आपको एक ऐसा सच पता चलने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर भीमगढ़ से। ये वो किस्म का शहर है जहां हर कोई हर किसी को जानता है और हर किसी की हर बात। यहीं मुख्य बाजार की एक पुरानी गली में एक छोटी सी दुकान थी। बोर्ड पर लिखा था रोहन दर्जी। बोर्ड इतना पुराना था कि दर्जी का दिही टूट कर गिर गया था। अब लगता था रोहन अर्जी इसी दुकान में बैठा था। रोहन को देखकर ऐसा लगता था जैसे चिंता ने उसे पूरा निगल लिया हो। उम्र तो बस 30 साल की थी, लेकिन चेहरे पर झुर्रियां ऐसी थीं जैसे 50 साल का हो। आंखों के नीचे काले घेरे और हमेशा एक गहरी सांस भरे रहने की आदत। रोहन ने एक फटी हुई नीली शर्ट पहन रखी थी और उसके हाथ हमेशा किसी कपड़े को सीते हुए या पैरों की उंगलियों से जमीन पर कुछ लकीरें खींचते हुए मिलते। रोहन के सामने खड़ी थी उसकी पुरानी सिलाई मशीन। वो मशीन उसके दादाजी के जमाने की थी। रोहन ने उसकी तरफ देखा और बड़बड़ाया। उसने कहा, तू भी मेरी तरह बूढ़ी और बेकार हो चुकी है, एक सीधी लाइन भी नहीं सी सकती। तभी दुकान के सामने एक रिक्शा रुका। उसमें से एक औरत उतरी। वो लगभग 25 साल की थी, साड़ी पहने हुए, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक चमक थी। ये थी रोहन की पत्नी अनीता। अनीता के हाथ में एक टिफिन बॉक्स था। वो दुकान के अंदर आई और टिफिन रख दी। अनीता ने कहा, दिन भर कुछ खाया ही नहीं ना तुमने, लो रोटी बनाई है। रोहन ने टिफिन की तरफ देखा भी नहीं। उसने कहा, खाने से पेट भरेगा, बिल कौन भरेगा? आज फिर एक भी कपड़ा नहीं आया। अनीता ने दुकान में देखा। सचमुच कपड़ों का एक भी बंडल नहीं था। उसने कहा, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे, पहले खाना खा लो। रोहन ने गुस्से से टिफिन बॉक्स खोला। अंदर 2 रोटियां और आलू की सब्जी थी। वो बोला, रोज यही आलू यही रोटी, बच्चों को भी यही खिलाते हो ना? नीलम को देखो, उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अनीता की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं क्या करूं रोहन, तुम जो कमा कर लाते हो उसी में तो घर चलाना पड़ता है। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुप हो गया। अनीता बिना कुछ कहे वापस चली गई। रोहन ने एक रोटी का कौर मुंह में डाला, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। शाम हो गई। रोहन ने दुकान का शटर नीचे खींचा। उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। रात का सामान लाने के लिए भी कम थे। वो सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर सामने की दुकान पर गई। सामने रामनाथ काका एंड सन्स नाम की एक पुरानी घड़ियों की दुकान थी। उस दुकान में रामनाथ काका बैठे थे। रामनाथ काका उम्र के 60वें पड़ाव में थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम ताजा और आंखें चश्मे के पीछे से बहुत चमकदार थीं। उन्होंने हमेशा सफेद धोती कुर्ता पहना होता था। वो रोहन के पड़ोसी भी थे और रोहन को बचपन से देखकर बड़े हुए थे। रामनाथ काका ने रोहन को देखा और हाथ हिलाया। रोहन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उनकी दुकान में गया। रामनाथ काका ने कहा, क्या हुआ बेटे, चेहरा उतरा हुआ है? रोहन ने कहा, कुछ नहीं काका, बस दुकान ठीक नहीं चल रही। रामनाथ काका ने एक अलमारी खोली। अंदर सैकड़ों पुरानी घड़ियां थीं, चमचमाती हुई। उन्होंने एक खास घड़ी निकाली। वो सोने की एक पुरानी घड़ी थी जिस पर फूलों की नक्काशी थी। उन्होंने कहा, देखा ये मेरे दादाजी की घड़ी है, आज भी चलती है। समय कभी रुकता नहीं बेटे, बुरा वक्त भी चलता रहता है। रोहन ने उस घड़ी को देखा। उसकी चमक उसकी आंखों में छुप गई। उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, अगर ये घड़ी मेरे पास होती तो शायद मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाती। लेकिन उसने फौरन ख्याल दिमाग से निकाल दिया। शर्म से उसका सिर झुक गया। रामनाथ काका ने कहा, चिंता मत करो, कल सुबह चाय मेरे यहां पीना। रोहन वहां से चला आया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी बेटी नीलम खांस रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे पौष्टिक खाना चाहिए और उसके पास 20 रुपए। रोहन उठ बैठा। उसने फैसला किया कि वो रात को ही किसी और शहर में काम की तलाश में जाएगा। वो घर से निकला और अंधेरी सड़क पर चलने लगा।
उसके कदम उसे शहर के बाहर ले गए, जहां पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के पास का रास्ता इतना अंधेरा था कि अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। सिर कुछ कीड़ों की आवाजें थीं। रोहन तेजी से चल रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। खट! बोर्ड खड़ा कर गिरते गिरते बचा। गुस्से में उसने नीचे देखा कि किस चीज से टकराया है। जमीन पर एक सिक्का पड़ा था। यह कोई आम सिक्का नहीं था दोस्तों, ये बिल्कुल काला था, जैसे किसी ने उसे रात में डुबो दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो सिक्का हल्का सा चमक रहा था, एक अजीब सी बैंगनी रोशनी। रोहन ने सोचा, शायद कोई पुराना सिक्का है, कल बेचने ले जाऊंगा। वो झुका, उसने सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस काले ठंडे धातु को छुईं, सिक्का एकदम गर्म हो गया, जैसे आग में तपा हुआ कोयला। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने सिक्का हाथ में देखा, उस पर बनी हुई आंख अब खुल गई थी, और तभी एक आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था, बिल्कुल उसके कान के पास। आवाज ने कहा, इच्छा बोलो। रोहन का दिल धक्का से रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ कब्रिस्तान के पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। उसने सोचा, यह मेरा दिमाग खेल कर रहा है, भूख और थकान से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब उसने सिक्के को देखा तो वो अब भी गर्म था, और उस पर बनी आंख बिल्कुल साफ दिख रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज उसे देख रही हो। रोहन ने जल्दी से सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। उसे लगा जैसे उसकी जेब में कोई जल रहा हो, लेकिन डर के मारे वो वहीं से भाग निकला। घर पहुंचा तो सब सो चुके थे। उसने चुपके से सिक्का निकालकर एक डिब्बे में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस रात उसे बार बार वो आवाज सुनाई देती रही, इच्छा बोलो। अगली सुबह रोहन की नींद टूटी तो उसकी पहली नजर अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर पड़ी। मशीन का पैडल टूटा पड़ा था। उस दिन एक जरूरी कपड़ा सीना था, एक शादी का सूट। अगर ये कपड़ा नहीं सी पाया तो ग्राहक पैसे वापस मांगेगा, और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। रोहन ने मशीन को ठोकर मारी। वो बोला, काश तू एक नई मशीन होती, एक ऐसी मशीन जो कभी न टूटे। और तभी उसके दिमाग में फिर वो आवाज गूंजी जो उसे कब्रिस्तान में सुनाई दी थी, इच्छा बोलो। रोहन ने सोचा, क्या सचमुच ये सिक्का? उसने डिब्बा खोला। सिक्का वहीं पड़ा था, अब भी गर्म। रोहन ने हिम्मत जुटाई। उसे लगा, एक बार ट्राई करके देखता हूं, अगर ये सच में काम करे तो मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उसने सिक्के को हाथ में लिया और बोल पड़ा, मेरी इच्छा है कि मेरी इस टूटी हुई बेकार मशीन की जगह मेरी दुकान में एक नई शानदार चमचमाती सिलाई मशीन आ जाए। कुछ नहीं हुआ। रोहन ने सिक्के को देखा, वो अब भी गर्म था। उसने सोचा, मैं पागल हो गया हूं, यह सब मेरे दिमाग का फितूर है। वो निराश होकर बैठ गया। उसने शादी का सूट निकाला और पुरानी मशीन से सीने की कोशिश करने लगा। मशीन ने 2 टांके लगाए और फिर कड़ाक, एक तेज आवाज हुई और मशीन का पूरा पैडल गिर गया। रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। अब बस सब खत्म। वो दुकान बंद करने और शहर छोड़ने का फैसला कर ही रहा था कि तभी दुकान का पिछला दरवाजा खुला। दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। वो एक दुबला पतला आदमी था, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए। उसने रोहन से पूछा, भाई साहब, क्या आप यहाँ का मालिक हैं? रोहन ने कहा, हाँ, क्या बात है? उस आदमी ने कहा, मैं सिलाई मशीन कंपनी से हूं, आपके यहाँ एक नई मशीन डिलीवर करनी है। रोहन की सांस रुक गई। उसने कहा, मगर मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। उस आदमी ने कहा, इसका बिल पहले ही पे हो चुका है, आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है, आपको फ्री में मिल रही है। और फिर 2 और आदमी एक बड़ा सा कार्टन लेकर अंदर आए। उन्होंने कार्टन खोला। अंदर से एक ऐसी सिलाई मशीन निकली जैसी रोहन ने सपने में भी नहीं देखी थी। चमकता हुआ स्टील का बॉडी, गोल्डन कलर के बटन और एक ऐसा डिजाइन जो देखते ही बनता था। रोहन खुशी से फूला न समाया। उसने मशीन को छुआ, वो असली थी, सिक्के की इच्छा सच हुई थी। उसने आदमियों को धन्यवाद दिया और उन्हें भेज दिया। फिर उसने नई मशीन पर वो शादी का सूट सीना शुरू किया। मशीन बिल्कुल चुपचाप चली और टांके इतने बढ़िया निकले कि रोहन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। शाम को जब ग्राहक सूट लेने आया तो वो देखकर दंग रह गया। उसने कहा, वाह रोहन भाई, ये तो बिल्कुल शोरूम जैसा सिलाई है, आज से मैं आपको ही सारे कपड़े दूंगा। और उसने न केवल पूरे पैसे दिए बल्कि बोनस भी दिया। रोहन उस दिन खुशी खुशी घर गया।
उसने बाजार से मिठाई ली, बच्चों के लिए नए कपड़े और अनीता के लिए एक साड़ी। अनीता हैरान रह गई। उसने पूछा, ये सब कैसे आया? इतने पैसे कहां से? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य चमक गया अनीता, आज एक बड़ा ऑर्डर मिला और वो भी अच्छे पैसे में। पूरा परिवार खुशी से रात का खाना खा रहा था कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। पड़ोस में हलचल थी। रोहन बाहर गया। रामनाथ काका के घर के सामने लोग जमा थे। रामनाथ काका बाहर खड़े थे और उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहन ने पूछा, क्या हुआ काका? रामनाथ काका ने अपना हाथ खोला। उनकी हथेली में कुछ टूटे हुए टुकड़े थे, सोने के टुकड़े। वो रोते हुए बोले, मेरी घड़ी, मेरे दादाजी की घड़ी आज दोपहर अचानक मेरे हाथ से गिर गई और जमीन पर गिरते ही ऐसे टूटी जैसे कांच की हो। बस ये टुकड़े बचे हैं। रोहन की सांस थम गई। उसकी नजर उन सोने के टुकड़ों पर गई। उसे अचानक अपनी नई सिलाई मशीन याद आई और फिर उसे वो इच्छा याद आई, काश तू एक नई मशीन होती। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। क्या यह सिर्फ संयोग था? उसने सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन रामनाथ काका का दुख देखकर उसका दिल दुखा। उसने काका को समझाया और वापस अपने घर आ गया। उस रात जब सब सो गए तो रोहन ने वो सिक्का फिर से निकाला। सिक्का अब भी गर्म था और उस पर बनी आंख अब पूरी तरह खुली हुई थी। उसे लगा जैसे वो आंख उसे देखकर मुस्कुरा रही है। और तभी फिर वो आवाज आई, लेकिन इस बार साफ साफ आवाज ने कहा, पहली किश्त चुक गई, अगली इच्छा का इंतजार है। रोहन ने सिक्का छूने से पहले ही डिब्बे में बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने समझ लिया था, इस सिक्के की हर इच्छा की कीमत किसी न किसी की प्यारी चीज को नष्ट करके वसूली जाती थी। लेकिन दोस्तों, रोहन अभी भी रुक सकता था। उसने सिक्के को फेंक सकता था, लेकिन इंसान का लालच क्या कमाल की चीज होती है। अगले ही दिन जब रोहन ने अपनी नई मशीन से पैसे कमाने शुरू किए और दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई, तो उसका डर लालच में बदलने लगा। और फिर एक हफ्ते बाद वो घटना घटी जिसने रोहन को पूरी तरह इस सिक्के का गुलाम बना दिया। अगले दिन रोहन के बचपन का दोस्त सुरेश उसकी दुकान पर आया। सुरेश बहुत अमीर था। उसने एक महंगी कार में आकर दुकान के सामने पार्क की। सुरेश मोटा हो गया था, गले में सोने की चेन और हाथ में एक महंगी घड़ी। वो दुकान में आकर बोला, अरे रोहन, सुनता हूं तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे ही सुरेश, तू कैसा है? सुरेश ने कहा, मैं बस छोटा मोटा बिल्डर हूं। आजकल एक नया बंगला बना रहा हूं, 5 करोड़ का। सुरेश ने अपनी कार की चाबी और घड़ी की तरफ इशारा किया। रोहन को लगा जैसे सुरेश उस पर रौब झाड़ रहा हो। अचानक उसके अंदर एक जलन पैदा हो गई। बचपन में सुरेश उससे गरीब था, आज वो इतना अमीर कैसे हो गया? उस रात रोहन फिर से सिक्के के पास गया। उसने सिक्का हाथ में लिया। सिक्का तुरंत गर्म हो गया। रोहन ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है, मुझे सुरेश जितना पैसा चाहिए, उससे भी ज्यादा। मैं अमीर बनना चाहता हूं। अगली सुबह जब रोहन ने अपने बिस्तर के नीचे देखा तो वहां नोटों के बंडलों का एक ढेर था। 25-25 और 50-50 के नोट। उसने गिनना शुरू किया, लेकिन नोट खत्म ही नहीं हो रहे थे। रोहन अमीर हो गया था। आखिरकार उसने गिनना बंद कर दिया। उसकी छाती फूल गई। उसने सोचा, अब मेरी और मेरे परिवार की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। उसने एक बड़ा सा बैग निकाला और उसमें ढेर सारे नोट भर लिए। फिर वो बाजार की तरफ निकला। पहले वो बैंक गया और एक नया अकाउंट खुलवाया। फिर वो सबसे अच्छे कपड़ों की दुकान पर गया और अपने लिए, अनीता और बच्चों के लिए महंगे से महंगे कपड़े खरीदे। उसने एक नई मोबाइल फोन भी ली। जब दुकानदार ने पैसे गिने तो रोहन को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वो भी वो पैसे गिन रहा था जो उसने कभी कमाए ही नहीं थे। घर लौटकर उसने अनीता को सारा सामान दिखाया। अनीता का चेहरा देखने लायक था। वो हैरान और डरी हुई लग रही थी। उसने पूछा, ये सब कहां से आया रोहन? तुमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? रोहन ने कहा, अरे नहीं अनीता, बस एक बहुत बड़ा सौदा हो गया। एक रईस आदमी ने अपने पूरे परिवार के लिए कपड़े सिलवाने हैं। उसने आधे पैसे एडवांस दे दिए। झूठ बोलते वक्त रोहन की आंखें नीची थीं। अनीता ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन चुप रही। उसी शाम रोहन ने एक नई कार खरीदने का फैसला किया। वो शोरूम गया और एक चमकती हुई सफेद कार चुन ली। जब वो नई कार में बैठकर गली में दाखिल हुआ तो पूरे मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए।
सब उसकी कार और उसके नए कपड़ों को देखकर चर्चा कर रहे थे। अरे, ये रोहन नहीं है ना, दर्जी वाला? हाँ हाँ, वही। अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? शायद लॉटरी लग गई होगी। रोहन को यह सब देखकर अच्छा लग रहा था। वो अब वो गरीब, हिकारत से देखे जाने वाला दर्जी नहीं रहा। वो अब रोहन साहब था। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 3 दिन बाद रोहन अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी खबर पर पड़ी। हेडलाइन थी, स्थानीय बिल्डर को धोखाधड़ी का आरोप, सारी संपत्ति जब्त। रोहन ने आगे पढ़ा। उसका दिल एकदम धड़कना बंद हो गया। खबर सुरेश के बारे में थी। खबर में लिखा था कि सुरेश पर एक बड़ी प्रॉपर्टी धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस ने उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। उसकी कार और प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। उसका परिवार सड़क पर आ गया है। अखबार रोहन के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में एक तेज सीटी बजने लगी। उसकी नजर अपने हाथों पर गई। वो हाथ जिन्होंने कुछ रात पहले वो सिक्का पकड़ा था और अमीर होने की इच्छा की थी। उसने सोचा, नहीं, यह संयोग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सुरेश की बर्बादी का सीधा कनेक्शन मेरी इच्छा से है। लेकिन दिल के अंदर वो जानता था कि यह कोई संयोग नहीं था। वो बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में बंद हो गया। अनीता ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने नहीं खोला। उसने वो सिक्का निकाला। सिक्का अब पहले से भी ज्यादा गर्म लग रहा था। उस पर बनी आंख अब सिर्फ खुली हुई नहीं थी, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे वो रोहन के दिल के अंदर झांक रही हो। उसने सिक्के से बात करने की कोशिश की। वो बोला, तूने किया ये? तूने सुरेश को बर्बाद किया? सिक्का चुप रहा, लेकिन उसे लगा कि सिक्के से एक ठंडी, दर्द भरी हंसी निकल रही है। उसने सिक्का वापस डिब्बे में डाल दिया और फैसला किया कि वो अब कभी इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वो जो पैसा आया है उससे अपना काम ईमानदारी से चलाएगा और सुरेश की कोई मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, जब भाग्य या कहो कि किस्मत की बुरी शक्तियां आपके जीवन में दाखिल हो जाती हैं, तो वो आसानी से जाने का नाम नहीं लेती। कुछ हफ्ते बीते। रोहन ने अपनी दुकान को शानदार बना दिया था। नया साइन बोर्ड, एसी और 3 नए कर्मचारी रख लिए थे। वो अब खुद नहीं सिलता था, बस ऑर्डर लेता था। लोग उसे रोहन साहब कहकर बुलाते। एक दिन दोपहर को रोहन की दुकान के सामने एक भिखारी आकर खड्डा हो गया। वो गंदे कपड़े पहने हुए था, बाल उलझे हुए थे और चेहरा मैला था। उसने आवाज लगाई, भीख मांगता हूं साहब, एक रोटी के पैसे दे दो। जब रोहन ने उसकी तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भिखारी कोई और नहीं, उसका बचपन का दोस्त सुरेश था। सुरेश की आंखों में वो चमक गायब थी। गले की सोने की चेन गायब थी। वो सचमुच एक भिखारी बन चुका था। रोहन का गला सूख गया। वो उठा और दुकान के बाहर आया। सुरेश ने उसे पहचाना और शर्म से अपना सिर झुका लिया। रोहन ने कहा, सुरेश, तू यहां? सुरेश ने आंखें नीची करके कहा, रोहन, अंडर, मैं बर्बाद हो गया। सब कुछ चला गया। पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। अब भीख मांगकर गुजारा कर रहा हूं। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और सुरेश के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, ले ये, और कल आना, मैं तेरे लिए कुछ काम का इंतजाम करूंगा। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैसे लिए और बिना कुछ कहे चला गया। रोहन दुकान के अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना चेहरा आईने में देखा। आईने में वो अमीर, सफल रोहन दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक भिखारी का चेहरा छुपा हुआ था, सुरेश का चेहरा। उस रात रोहन ने वो सिक्का फिर से निकाला। उसने उसे जोर से फेंकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी सिक्के ने खुद बात की। सिक्के से वही फुसफुसाहट वाली आवाज निकली, लेकिन इस बार शब्द साफ थे। आवाज ने कहा, तुम्हारा दोस्त सिर्फ पहला चेहरा है। हर इच्छा एक चेहरा मिटाती है। तुम चाहो तो अब रुक सकते हो। रोहन ने पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? मेरे पास जो कुछ है वो वापस ले लोगे? सिक्का चुप रहा। उसकी चुप्पी में जवाब छुपा था, नहीं। रोहन ने सोचा, तो फिर मैं क्यों रुकूं? मैंने तो सिर्फ 2 इच्छाएं मांगी हैं। रामनाथ काका की घड़ी टूटी, सुरेश बर्बाद हुआ, लेकिन मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल गई। शायद ये एक सौदा है जिसकी कीमत मैं चुका सकता हूं। ये सोचकर उसने सिक्का वापस अपने तकिए के नीचे रख लिया। उसने मन ही मन तय किया कि वो अब कोई बड़ी इच्छा नहीं मांगेगा, बस जो है उसी में खुश रहेगा।
लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बीत गए। रोहन का बिजनेस फल फूल रहा था। वो एक नए बंगले में शिफ्ट हो गया था। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। सब कुछ शानदार चल रहा था। सिक्के की वजह से आई संपत्ति ने रोहन के डर को धीरे धीरे ढक दिया था। वो अब सोचता था कि शायद सब संयोग था। फिर एक दिन उसके पिताजी विश्वनाथ प्रसाद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। रोहन के पिताजी 70 साल के बूढ़े थे और हमेशा से ही दिल के मरीज रहे थे, लेकिन इस बार हालत बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मुख्य डॉक्टर ने रोहन को बुलाकर कहा, हमें अफसोस है रोहन साहब, आपके पिताजी का हार्ट बहुत कमजोर हो चुका है। अब कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। बस कुछ दिनों की बात है। घर ले जाइए, आखिरी वक्त उन्हें अपनों के बीच बिताने दीजिए। रोहन का सब कुछ टूट गया। पिताजी उसकी दुनिया थे। गरीबी के उन दिनों में भी पिताजी ने कभी उसे टूटने नहीं दिया था। और अब जब उसके पास सब कुछ था, तब वो उन्हें बचा नहीं पा रहा था। वो पिताजी के कमरे में बैठा रहा। अनीता और बच्चे रो रहे थे। पिताजी बेहोश पड़े थे। उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। हर सांस के साथ लगता था कि ये आखिरी है। तभी रोहन की नजर अपने बैग पर पड़ी, जिसमें वो सिक्का हमेशा रखता था। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा, एक ऐसा विचार जिससे उसका खून जम गया। लेकिन पिताजी की एक सांस ने, जो बड़ी मुश्किल से चली, उसने उस विचार को पक्का कर दिया। रोहन उठा। वो अपने कमरे में गया। उसने बैग खोला और सिक्का निकाला। सिक्का इस बार इतना गर्म था कि उसे हाथ में रखना मुश्किल हो रहा था, मानो वो उसकी इस इच्छा का इंतजार कर रहा हो। रोहन ने आंखें बंद की। आंखों से आंसू बह निकले। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी आखिरी इच्छा है, मेरे पिताजी को ठीक कर दो, उनकी जान बचा लो। मैं तुमसे वादा करता हूं, ये मेरी आखिरी इच्छा है, बस उन्हें ठीक कर दो। सिक्के से एक तेज चमकीली रोशनी निकली, जिसने पूरा कमरा भर दिया। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी गायब हुई तो बाहर से अनीता की चीख सुनाई दी, रोहन, रोहन, जल्दी आओ, पिताजी की आंखें खुल गई हैं, वो पानी मांग रहे हैं। रोहन दौड़कर बाहर आया। उसके पिताजी बिस्तर पर बैठे थे। उनका चेहरा पहले जैसा ताजगी भरा था। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, सब इकट्ठे क्यों हो? मुझे तो बस नींद आ रही थी। डॉक्टरों को बुलाया गया। जांच हुई। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि ये एक चमत्कार है। पिताजी का दिल अब एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी जैसा धड़क रहा था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रोहन ने राहत की गहरी सांस ली। उसने सोचा, शुक्र है, मैंने सही किया। अब बस मैं इस सिक्के को फेंक दूंगा, सब ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, जब वो अपने कमरे में वापस गया तो वो सिक्का उसके बिस्तर पर पड़ा था। और अब वो सिर्फ गर्म नहीं था, वो जल रहा था। एक सफेद डरावनी आग में जल रहा था, बिना धुएं के। और फिर सिक्के ने बोला। इस बार आवाज फुसफुसाहट वाली नहीं, बल्कि साफ, ठंडी और कठोर थी। सिक्के ने कहा, तीसरी इच्छा, सबसे कीमती जीवन के लिए अब कीमत चुकाओ। रोहन ने डरते हुए पूछा, क्या कीमत? रामनाथ काका की घड़ी, सुरेश की किस्मत? ले लो, वो सब तुम रख लो। सिक्का चुप रहा, फिर बोला, घड़ी, किस्मत, ये सब छोटी चीजें थीं। इस जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत है तुम्हारे अतीत की सबसे सुंदर याद, तुम्हारी पत्नी की मुस्कान, या फिर उसकी जिंदगी। रोहन की सांसें थम गईं। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां से अनीता की खुशी भरी आवाज आ रही थी। रोहन, आ जाओ ना, पिताजी तुम्हारा नाम ले रहे हैं। सिक्का उसकी हथेली में जलता रहा और उसकी आवाज गूंजती रही, चुनाव तुम्हारा है, याद या जिंदगी। दरवाजे के बाहर अनीता की खुशी भरी आवाज गूंज रही थी, रोहन, आ जाओ ना, पिताजी तुम्हारा नाम ले रहे हैं। और दरवाजे के अंदर रोहन के हाथ में जलता हुआ सिक्का उसकी हथेली को छलनी कर रहा था। लेकिन दर्द से ज्यादा तेज डर का ठंडा सन्नाटा था जो उसकी रीढ़ से होकर गुजर रहा था। सिक्के की आवाज फिर आई, ठंडी और बेरहम, समय कम है, चुनाव करो, तुम्हारी पत्नी की सबसे प्यारी याद या फिर उसकी सांसें। रोहन का दिमाग तेजी से चलने लगा। याद? इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या अनीता वो सब भूल जाएगी जो उसने मेरे साथ जिया है? या मैं भूल जाऊंगा? या फिर हम एक दूसरे को ही भूल जाएंगे? नहीं, रोहन ने जोर से कहा, मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा। तू जा, मुझसे दूर जा। उसने जलते हुए सिक्के को जोर से दीवार की तरफ फेंका। सिक्का दीवार से टकराकर वापस उछला
और रोहन के पैरों के पास आ गिरा। आग बुझी नहीं थी। सिक्के से एक सूखी कर्कश हंसी निकली। उसने कहा, भाग नहीं सकते, सौदा पक्का हो चुका है। अगर तुम चुनाव नहीं करोगे तो मैं चुनूंगा, और मेरा चुनाव हमेशा ज्यादा कीमती चीज होती है। रोहन समझ गया, अगर वह नहीं चुनता तो सिक्का अनीता की जान ले लेगा। उसने हांफते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, याद, उसकी याद ले लो, लेकिन उसे जीवित छोड़ दो। तभी कमरे का तापमान एकदम गिर गया। खिड़की के शीशे पर पाला सा जमने लगा। सिक्के से निकलने वाली सफेद आवाज अब एक काली घनी छाया में बदल गई। वो छाया दीवार पर फैलने लगी और एक आकृति बनाने लगी। एक लंबी दुबली सी आकृति जिसकी आंखों की जगह पर सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। छाया ने बोला, कौन सी याद? सबसे प्यारी याद बताओ, वो पल जो तुम दोनों के लिए सबसे अनमोल है। रोहन ने आंखें बंद कर ली। उसके सामने तस्वीरें तैरने लगीं। शादी के दिन की, पहली बार अनीता को घर लाने की, पहले बच्चे के जन्म की, उस रात की जब दोनों बारिश में भीगकर चाय पी रहे थे और हंस रहे थे। हर तस्वीर उसकी जान से ज्यादा प्यारी थी। आखिरकार एक तस्वीर उसके दिमाग में टिक गई। वो दिन जब उनकी बेटी नीलम पैदा हुई थी। अस्पताल के कमरे में अनीता बिस्तर पर कमजोर सी लेटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी पाली हो। उसने नीलम को गोद में लेकर रोहन की तरफ देखा था और कहा था, देखो हमारी बेटी, हम तीनों अब एक परिवार हैं। ये वो पल था जब रोहन को लगा था कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। आवाज लड़खड़ाते हुए रोहन ने कहा, वो दिन जब नीलम पैदा हुई थी, अस्पताल का वो कमरा, अनीता की वो मुस्कान, वो पल, उसे ले लो। छाया ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई भूखा शिकार को सूंघ रहा हो। उसने कहा, स्वीकार है। और फिर वो छाया एक काले धुएं की तरह सिकुड़कर सिक्के में समा गई। सिक्के की आग बुझ गई। वो फिर से वैसा ही काला ठंडा सिक्का दिखने लगा, सिवाय इसके कि अब उस पर बनी आंख के बीच में एक निशान था, एक छोटा सा टेढ़ा निशान, जैसे कोई आंसू। रोहन ने सिक्का उठाया। उसे कोई गर्मी नहीं महसूस हुई। वो चुपचाप अपने बैग में रखकर बाहर आया। बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। पिताजी अब सोफे पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। बच्चे उनके आसपास खेल रहे थे और अनीता रसोई से आवाज लगा रही थी, रोहन, तुम्हारी चाय। सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद सिक्के ने कुछ नहीं किया, शायद वो सब सिर्फ उसका डर था। रोहन ने राहत की सांस ली और सोफे पर पिताजी के पास बैठ गया। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तूने मेरी जान बचाई बेटा, तेरा बड़प्पन है। रोहन ने कहा, आप ऐसा मत कहिए पिताजी। तभी अनीता चाय का प्याला लेकर आई। उसने रोहन को चाय दी और पिताजी के सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो पिताजी की तरफ मुस्कुराकर देख रही थी। रोहन ने अनीता की तरफ देखा। उसकी मुस्कान में वो चमक, वो गहराई कहीं नहीं थी। ये वो साधारण रोज की मुस्कान थी जो वो किसी से भी बात करते वक्त दे देती थी। रोहन ने हल्के से पूछा, अनीता, याद है नीलम के पैदा होने वाले दिन का, अस्पताल में? अनीता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई भावना कौंधी, भ्रम की, खोज की। फिर उसने सामान्य स्वर में कहा, हाँ याद है। क्यों? रोहन ने आगे पूछा, तू उस दिन कैसी महसूस कर रही थी? वो पल जब तूने पहली बार नीलम को गोद में लिया था। अनीता ने कुछ पल सोचा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने कहा, अच्छा लगा था शायद, मुझे ठीक से याद नहीं। इतने साल हो गए ना। बच्चे के जन्म के बाद औरतें कमजोर हो जाती हैं, दिमाग पर जोर पड़ता है। तुम चाय पियोगे ना? रोहन का दिल एक भारी पत्थर की तरह नीचे गिर गया। उसने देखा अनीता की आंखों में उस पल के लिए कोई विशेष चमक नहीं थी। वो बस एक साधारण याद थी, जैसे कल क्या खाया था वो याद। सिक्के ने अपना काम कर दिया था। उसने उस पल की भावना, उसकी गर्मजोशी, उसकी अनमोलता चुरा ली थी। याद तो थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। उस रात जब अनीता सो रही थी, रोहन ने उसे देखा। वो वही अनीता थी, लेकिन कुछ गायब था। क्या गायब था ये बताना मुश्किल था। शायद आत्मा का एक टुकड़ा। रोहन ने बैग से सिक्का निकाला। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तूने उस पल को मार डाला, तूने उसकी याद को खोखला कर दिया। सिक्का चुप रहा, लेकिन रोहन को लगा कि उस पर बना आंसू का निशान थोड़ा और गहरा हो गया है। अगले कुछ दिनों में रोहन ने और कोशिश की। वो अनीता को उन जगहों पर ले गया जहां उन्होंने शुरुआती दिन गुजारे थे। उस पार्क में जहां वो रोज शाम को टहलते थे, उस छोटी सी दुकान में जहां वो चाय पीते थे।
हर बार अनीता सब कुछ याद रखती, लेकिन यादों में जो भावना होनी चाहिए वो गायब थी। वो कहती, हाँ यहां आते थे, अच्छा लगता था, लेकिन उसकी आंखें कुछ नहीं कहती थीं। एक रात रोहन ने झल्ला कर पूछ ही लिया, अनीता, क्या तुझे अब मुझसे प्यार है? अनीता ने हैरानी से देखा। उसने कहा, यह कैसा सवाल है? हम शादीशुदा हैं ना, एक परिवार हैं, बच्चे हैं। प्यार क्या, प्यार क्यों? ये सब तो होता ही है। उसने प्यार शब्द का इस्तेमाल ऐसे किया जैसे कोई सामान्य रोजमर्रा की चीज हो, जैसे नमक या चीनी, जरूरी लेकिन खास नहीं। रोहन समझ गया, सिक्के ने सिर्फ एक याद नहीं ली थी, उसने उस याद के साथ जुड़ी सारी भावनाओं की जड़ें ही काट दी थी। अनीता अब वो अनीता नहीं रही थी जो किसी चीज से गहराई से प्यार कर सकती थी। वो एक मशीन की तरह हो गई थी जो अपने कर्तव्य निभाती है पर महसूस नहीं करती। ये सजा मौत से बदतर थी। रोहन ने सिक्के से बदला लेने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर शोध किया, पुराने ग्रंथ पढ़े, एक बुजुर्ग पंडित से मिला जो तांत्रिक विद्या जानता था। पंडित जी ने सिक्के को देखते ही अपना चेहरा मोड़ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, ये रण मुद्रा है। ये किसी भूखी आत्मा का घर है जो दूसरों की खुशियां खाकर जिंदा रहती है। तूने इससे 3 इच्छाएं मांग ली, अब तू इसका गुलाम है। रोहन ने पूछा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? पंडित जी ने सिर हिलाया, छुटकारा नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है। मतलब तू इस सिक्के को किसी और को दे दे, बिना बताए कि ये क्या करता है। जब वो इंसान इससे इच्छा मांगेगा तो सिक्का तुझसे चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, तूने जो 3 इच्छाएं मांगी हैं उनकी कीमत तुझे हमेशा भुगतनी पड़ेगी। और अगर तू इसे किसी को देता है तो वो इंसान भी तेरी ही तरह बर्बाद हो जाएगा। रोहन घर लौटा। एक तरफ उसकी खुद की बर्बादी थी, दूसरी तरफ किसी बेकसूर को बर्बाद करने का मौका। उसने फैसला किया कि वो सिक्के को किसी को नहीं देगा, वो इसे अपने साथ ही दफन कर देगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन उसका छोटा भाई संजय शहर आया। संजय एक छोटे कस्बे में रहता था और बहुत संघर्ष कर रहा था। उसकी नौकरी चली गई थी और उस पर कर्ज का बोझ था। संजय ने रोहन से मदद मांगी। वो बोला, भैया बस 50,000 रुपए चाहिए, वरना बैंक वाले घर खाली करवा देंगे। रोहन ने तुरंत पैसे दे दिए, लेकिन संजय का चेहरा खुश नहीं हुआ। वो बोला, भैया ये तो कुछ महीनों का हल है, फिर वही हाल हो जाएगा। क्या तू मुझे यहां अपनी दुकान में काम दे सकता है? रोहन ने मना कर दिया। उसे डर था कि अगर संजय यहां रहा तो कहीं वो सिक्के के बारे में ना जान ले। वो चाहता था कि संजय दूर रहे। जब संजय विदा होने लगा तो रोहन ने देखा कि उसका बैग खुला हुआ है और उसके बैग के ऊपरी पॉकेट में वो सिक्का दिख रहा था। रोहन की सांस थम गई। उसने सिक्का वहां नहीं रखा था, सिक्का खुद संजय के बैग में चला गया था। संजय ने विदा ली और चला गया। रोहन दौड़कर दरवाजे तक गया। मुंह से आवाज निकालनी चाहिए, लेकिन निकली नहीं। एक आवाज उसके अंदर कह रही थी, जाने दो, तू आजाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी आवाज चिल्ला रही थी, रोक ले, वो तेरा भाई है। उसने खुद को रोक लिया। वो वापस अंदर आया और खिड़की से बाहर देखने लगा। संजय की टैक्सी सड़क पर मुड़ रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अनीता की आवाज। लेकिन वो आवाज में वो ठंडापन नहीं था जो अब आम था। इसमें एक नया अजीब सा कर्कशपन था। अनीता ने कहा, वो जा रहा है ना, तेरा भाई। अब तेरी बारी खत्म हुई, नया खेल शुरू होगा। रोहन ने पलट कर देखा। अनीता वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वो काली छाया झलक रही थी जो सिक्के से निकली थी। बस एक पल के लिए, फिर सब सामान्य हो गया। अनीता बोली, चाय लाऊं? और वो रसोई की तरफ चली गई। रोहन खिड़की से टेक लगाकर खड़ा रह गया। उसने महसूस किया कि सिक्का शायद चला गया था, लेकिन उसकी छाया, उसकी बुराई अब इस घर में उसकी पत्नी में बस चुकी थी। और दूर एक टैक्सी में उसका भाई संजय अपना बैग खोल रहा था। उसे एक अजीब सा काला सिक्का मिला। उसने सोचा, अरे भैया का सिक्का मेरे बैग में कैसे आ गया? कल वापस कर दूंगा। लेकिन रात को जब वो कर्ज और तंगहाली के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था तो उसने वो सिक्का निकाल लिया। सिक्का उसके हाथ में गर्म हो उठा और एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी, इच्छा, बोलो। संजय ने सिक्के को घूरते हुए देखा। उसकी हथेली में जलन हो रही थी, लेकिन उस वक्त उसकी परेशानी इतनी बड़ी थी कि ये छोटी सी जलन उसे कोई फर्क नहीं पड़ी। उसने सिक्के को मुट्ठी में बंद कर लिया और सोचने लगा, इच्छा बोलो।
ये आवाज कहां से आई? शायद उसका दिमाग ही उसे बहला रहा था। उसने सिक्का अपने बैग में वापस रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद कहां आती। बैंक वालों की धमकियां, बीवी बच्चों का भविष्य और ऊपर से भैया रोहन का ठंडा व्यवहार, सब कुछ उसे खाए जा रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी, अपनी पत्नी सीमा और 2 बच्चों की तस्वीर। सीमा की आंखों में एक डर साफ दिख रहा था, वो डर जो पैसों की तंगी से पैदा होता है। संजय उठ बैठा। उसने फिर वो सिक्का निकाला। इस बार सिक्का और गर्म था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तू सच में कुछ कर सकता है तो मेरे सारे कर्ज मिटा दे, मुझे आराम से जीने के लिए पैसे दे दे। उसने सिक्के को तकिए के नीचे दबा दिया और सो गया। अगली सुबह जब संजय का फोन बजा तो कॉल बैंक मैनेजर की तरफ से थी। मैनेजर ने कहा, श्री संजय जी, हमें आपके खाते में एक बड़ी रकम का ट्रांसफर मिला है। आपके सारे लोन क्लोज हो गए हैं और आपके खाते में अभी भी 10 लाख रुपए बचे हैं। संजय की सांस रुक गई। उसने पूछा, किसने ट्रांसफर किया? मैनेजर ने कहा, एक गुमनाम दानदाता। उन्होंने कहा है कि आपको पता चल जाएगा। फोन रखकर संजय ने सीधे तकिए के नीचे हाथ डाला। सिक्का वहीं था, ठंडा, लेकिन उस पर बनी आंख अब पूरी तरह खुली हुई थी और उसके कोने से एक काले रंग की धारी निकलकर सिक्के के किनारे तक जा रही थी, जैसे कोई आंसू का निशान। संजय ने सोचा, भैया, शायद भैया ने ही मेरी मदद की है। उसने ये सिक्का मेरे बैग में इसीलिए रखा होगा ताकि मुझे पता चल जाए। उसने रोहन को फोन लगाने की सोची, लेकिन फिर रुक गया। शायद भैया चाहता था कि ये गुमनाम रहे। उसने फोन नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ संजय का कर्ज मिटा और पैसे आए, वहीं उसके पड़ोस में एक और घटना घटी। संजय के सबसे अच्छे दोस्त प्रकाश, जो एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, उसकी दुकान में उसी रात आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान का कुछ नहीं बचा। प्रकाश का सारा सामान, बचत, सब जलकर राख हो गया। प्रकाश की पत्नी ने सुबह उसे डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ा, क्योंकि वो सदमे से बिल्कुल टूट चुका था। संजय को जब यह खबर मिली तो वो प्रकाश से मिलने गया। प्रकाश के चेहरे पर जो निराशा थी वो संजय को चुभ गई। प्रकाश ने कहा, संजय, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सब कुछ जल गया, अब आगे क्या होगा पता नहीं। संजय ने उसे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन प्रकाश ने मना कर दिया। वो बोला, पैसे से दुकान नहीं आएगी संजय, वो दुकान मेरे बाप की थी, मेरे बचपन की यादें थीं, वो सब जल गईं। और तभी संजय के दिमाग में एक विचार कौंधा। प्रकाश की दुकान आग लगने की खबर और उसके खाते में पैसे आने की खबर, दोनों एक ही दिन की थी। एक ठंडा डर उसकी पीठ पर रेंग गया। उसने जल्दी से प्रकाश को धीरज बंधाया और वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने सिक्का निकाला। सिक्का बिल्कुल सामान्य लग रहा था। उसने सिक्के से पूछा, तेरी वजह से प्रकाश की दुकान जली है क्या? सिक्का चुप रहा, लेकिन उस पर बना आंसू का निशान अब और गहरा हो गया था। संजय ने फैसला किया कि वो इस सिक्के को फेंक देगा। वो उसे लेकर नदी किनारे गया। नदी में उसे फेंकने से पहले उसने आखिरी बार देखा। सिक्के पर बनी आंख ने उसे देखा और उसकी पुतलियां घूम गईं। संजय ने सिक्का नदी में फेंक दिया। वो पानी में गिरा और डूब गया। संजय ने राहत की सांस ली और घर लौट आया। लेकिन उस रात जब वो सो रहा था तो उसे अपने तकिए के नीचे कुछ कड़ा सा महसूस हुआ। उसने हाथ डाला और वो सिक्का निकाल लिया। वही सिक्का गीला भी नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा चमकदार और गर्म। संजय की रूह कांप गई। ये सिक्का उसे छोड़ने वाला नहीं था। इधर रोहन के घर में चीजें और अजीब हो रही थीं। अनीता पहले से भी ज्यादा मशीनी होती जा रही थी। वो रोबोट की तरह काम करती, बच्चों की देखभाल करती, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। रोहन उसे देखकर डरता था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब रोहन को भी याद रहने में दिक्कत होने लगी थी। छोटी छोटी चीजें, जैसे उसने चाबी कहाँ रखी, उसने फोन किसे कॉल करना था। एक दिन तो वो अपनी दुकान का रास्ता भी भूल गया, जहां वो सालों से जा रहा था। उसने पंडित जी से फिर संपर्क किया। पंडित जी ने कहा, जब तूने सिक्का ट्रांसफर कर दिया तो उसने तुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं। तेरी पत्नी में उसकी एक छाया बस गई है और अब वो छाया तुझे भी खा रही है। तू धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा, पहले चीजें, फिर लोग, फिर खुद को भी। रोहन ने पूछा, इसका कोई इलाज है? पंडित जी ने गहरी सांस ली। इलाज एक ही है, जिसे तूने ये सिक्का दिया है उसे वापस ले आ और उसे कहे कि वो सिक्का तुझे वापस दे दे। लेकिन तब भी
जो कीमत चुकाई जा चुकी है वो वापस नहीं आएगी। रोहन ने तुरंत संजय को फोन लगाया। फोन कट गया। दोबारा लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। उसे बुरा एहसास हुआ। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और संजय के कस्बे की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसकी याददाश्त और भी खेलने लगी। वो एक चौराहे पर गाड़ी रोककर बैठ गया। उसे याद नहीं आ रहा था कि आगे किधर जाना है। उसे यह भी याद नहीं आ रहा था कि वो क्यों जा रहा है। बस एक नाम दिमाग में गूंज रहा था, संजय। आखिरकार वो अपने दिमाग पर जोर डालकर रास्ता याद करने में कामयाब हुआ और संजय के घर पहुंच गया। संजय के घर का नजारा अजीब था। बाहर एक नई कार खड़ी थी। संजय के बच्चे नए कपड़े पहने हुए थे, लेकिन घर के अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ था। संजय ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन आंखें डरी हुई और थकी हुई थी। रोहन ने कहा, संजय, मुझे वो सिक्का वापस चाहिए जो तेरे बैग में था। संजय की मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, भैया, वो सिक्का वो शैतान है। वो मुझे छोड़ता नहीं। मैंने उसे फेंक दिया, वो वापस आ गया। रोहन ने उसे अंदर बैठाया और पूरी कहानी सुनाई। रामनाथ काका की घड़ी, सुरेश की बर्बादी और अनीता की यादों के चले जाने की बात। संजय सुनकर सन्न रह गया। वो बोला, तो प्रकाश की दुकान जलने की वजह मैं हूं? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, और अब तेरे साथ भी वही होगा। तू किसी और की खुशी की कीमत पर खुश हो रहा है। संजय ने सिक्का निकाला। अब उस पर 2 आंसू के निशान थे, एक रोहन वाला, एक संजय वाला। संजय ने कहा, ले लो भैया, मैं नहीं चाहता। रोहन ने सिक्का लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां सिक्के के करीब पहुंची, सिक्के से एक तेज करंट सा निकला और रोहन के हाथ को जलाकर पीछे धकेल दिया। सिक्के से आवाज आई, वापसी नहीं, केवल आगे। संजय ने एक इच्छा मांगी है, अब उसे 2 और मांगनी होंगी, तब तक नहीं छूटेगा। रोहन और संजय एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। सिक्के का नियम था, 3 इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, तब तक वो किसी और के पास नहीं जा सकता। रोहन ने कहा, तो फिर 2 और इच्छाएं मांग ले संजय, छोटी इच्छाएं, ताकि कीमत भी छोटी चुकानी पड़े। संजय ने डरते हुए कहा, पर कीमत तो किसी की जिंदगी की ही चुकानी पड़ेगी ना। रोहन ने सोचा, शायद अगर तू ऐसी इच्छा मांगे जिससे किसी की जान न जाए, जैसे किसी की कोई चीज खो जाए, टूट जाए। उन्होंने बैठकर सोचा। आखिरकार संजय ने फैसला किया। उसने सिक्का हाथ में लिया और बोला, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाए। सिक्का चमका और ठंडा हो गया। अगले दिन संजय के बच्चों के स्कूल से फोन आया। एक अमीर व्यापारी ने गुमनाम दान दिया था और उसके बच्चों को पूरी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। लेकिन उसी दिन स्कूल के हेडमास्टर, जो बहुत दयालु और संजय के बच्चों के हिमायती थे, उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। हेडमास्टर बच गए, लेकिन उनकी दोनों टांगें टूट गईं। उन्हें व्हील चेयर पर बैठना पड़ा और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कीमत चुकाई जा चुकी थी। संजय टूट चुका था। उसने रोहन से कहा, नहीं भैया, मैं एक और इच्छा की कीमत नहीं चुका सकता। रोहन ने कहा, लेकिन अगर तूने तीसरी इच्छा नहीं मांगी तो यह सिक्का हमेशा तेरे पास रहेगा और तेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहेगा। संजय ने आंखें मूंद लीं। उसने सोचा, क्या ऐसी कोई इच्छा हो सकती है जिसकी कीमत बिल्कुल न चुकानी पड़े? शायद अगर वो खुद की कोई इच्छा न मांगे, किसी और के लिए मांगे। उसने रोहन से पूछा, क्या मैं तेरे लिए कोई इच्छा मांग सकता हूं? रोहन ने सिर हिलाया, नहीं, सिक्का हमेशा उसी की इच्छा पूरी करता है जो उसे हाथ में पकड़कर इच्छा मांगता है। तभी संजय के दिमाग में एक विचार आया, एक बहुत ही खतरनाक विचार। उसने कहा, भैया, क्या हो अगर मैं ऐसी इच्छा मांगूं जिसकी मुझे ही चुकानी पड़े? रोहन की आंखें फैल गईं। मतलब मैं इच्छा मांगूं कि मेरे भैया रोहन की पत्नी अनीता में वो सब यादें और प्यार वापस आ जाएं जो चली गई हैं, और इसकी कीमत मैं खुद चुकाता हूं। मेरी कोई सबसे प्यारी चीज ले लो। रोहन ने मना किया, नहीं संजय, ऐसा मत कर, तेरे बच्चे छोटे हैं, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन संजय कामन पक्का था। वो बोला, भैया, तूने मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया है, मैं तेरी खुशी के लिए ये कर सकता हूं, और फिर अगर इसकी कीमत मैं चुकाऊंगा तो किसी बेकसूर को तकलीफ नहीं होगी। रोहन ने बहुत समझाया, लेकिन संजय नहीं माना। उसने सिक्का हाथ में लिया। सिक्का इस बार जलने की बजाय बर्फ जैसा ठंडा हो गया।
संजय ने आंखें बंद करके कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे भैया रोहन की पत्नी अनीता के दिल में वो सारी यादें और प्यार वापस आ जाएं जो इस सिक्के की वजह से मिट गए हैं, और इस इच्छा की कीमत मैं खुद चुकाता हूं। मेरी सबसे प्यारी चीज ले लो। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर सिक्के से एक आवाज आई जो पहले से अलग थी। इसमें एक तरह की खुशी थी। सिक्के ने कहा, सबसे प्यारी चीज? तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तो तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे बचपन की यादें, तुम्हारी माँ की यादें, तुम्हारे पिता की आवाज, तुम्हारी पत्नी से पहली मुलाकात, तुम्हारे बच्चों का पहला कदम, यही सब तो है ना? संजय की सांस थम गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। सिक्के ने कहा, तो फिर ये सब ले लिया? और फिर संजय के चेहरे पर एक अजीब सी रिक्तता छा गई। उसकी आंखों की चमक चली गई। वो रोहन की तरफ देखने लगा, लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूं? रोहन की आंखों से आंसू बह निकले। संजय ने अपनी सारी यादें खो दी थी। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई को भी नहीं पहचानता था। सिक्का संजय के हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और फिर वो खुद ब खुद टूटकर चकनाचूर हो गया। काले धुएं का एक गुब्बार उठा और हवा में घुल गया। संजय की तीनों इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। सिक्का अपना काम कर चुका था। रोहन ने संजय को गले लगा लिया, जो अब एक बच्चे की तरह भटकी हुई नजरों से चारों तरफ देख रहा था। और तभी रोहन के फोन की घंटी बजी। अनीता का फोन था। फोन उठाते ही अनीता की आवाज सुनाई दी और इसमें वो पुरानी गर्मजोशी, वो प्यार वापस आ गया था। उसने कहा, रोहन, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी याद आ रही है और मुझे नीलम के पैदा होने वाले दिन की याद आ रही है। वो दिन कितना खूबसूरत था ना? रोहन फोन सुनकर रो पड़ा। उसकी पत्नी वापस आ गई थी, लेकिन इसकी कीमत उसके भाई ने चुकाई थी। उसका भाई जो अब उसे पहचानता भी नहीं था। सिक्का खत्म हो गया था, लेकिन उसकी विरासत जिंदा थी। एक बूढ़े की टूटी घड़ी, एक दोस्त की बर्बादी, एक पत्नी की खोई हुई यादों की वापसी और एक भाई की खाली आंखें। रोहन ने संजय का हाथ पकड़ा, उसे वापस अपने शहर ले गया। उसने संजय के बच्चों और पत्नी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने रोना धोना किया, लेकिन फिर संजय को स्वीकार कर लिया। अब संजय हमेशा के लिए एक बच्चे की तरह था। वो हर चीज फिर से सीख रहा था। कभी कभी रोहन उसे अपने पुराने दिनों की कहानियां सुनाता, उम्मीद करता कि शायद कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ याद नहीं आता। और रोहन अब एक डर के साथ जीता था। क्या सचमुच सिक्का खत्म हो गया था? क्या उसका टुकड़ा कहीं और नहीं गिरा? क्या उसकी छाया अभी भी उसके घर में नहीं थी? एक रात उसने अनीता को सोते हुए देखा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और एक पल के लिए उसे लगा कि अनीता की परछाई दीवार पर अपने आप हिल रही है। उसकी परछाई से अलग। वो एक पल की बात थी, शायद उसकी आंखों का धोखा। लेकिन रोहन जानता था, कुछ शाप इतनी आसानी से नहीं जाते। वो सिर्फ इंतजार करते हैं एक नए मोहरे के लिए। रोहन ने आंखें मली और दोबारा देखा। अनीता की परछाई सामान्य थी, बिल्कुल स्थिर। मेरा दिमाग खेल कर रहा है, उसने खुद को समझाया। सदमा और अपराध बोध उसे भ्रम दे रहे थे, लेकिन अगली सुबह एक छोटी सी घटना ने उसकी शंका को सच साबित कर दिया। रोहन नाश्ते की मेज पर बैठा था। अनीता उसके सामने चाय का प्याला रखने आई। प्याला रखते हुए उसकी उंगलियां रोहन के हाथ से छू गईं। छुआछूत सामान्य बात थी, लेकिन इस बार रोहन को एक तीखी, बर्फ जैसी सनसनी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी नसों में बर्फ का पानी डाल दिया हो। उसने झटका खाकर हाथ पीछे खींच लिया। अनीता ने हैरान होकर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, रोहन ने कहा। बस बिजली का झटका सा लगा। लेकिन वो बिजली का झटका नहीं था। वो एक जानी पहचानी ठंडक थी। वही ठंडक जो उस शापित सिक्के को छूने पर महसूस होती थी। उस दिन पूरा दिन रोहन सतर्क रहा। उसने देखा कि अनीता वापस तो प्यार करने लगी थी, लेकिन उसमें कुछ बदलाव थे, छोटे छोटे। जैसे कभी कभी वो अचानक बहुत देर तक खिड़की से बाहर देखने लगती, बिना किसी भाव के, या फिर रोहन के पीठ फेरते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती और उसकी आंखों में एक खाली, शून्य भाव आ जाता। एक शाम जब अनीता रसोई में थी, रोहन ने धीरे से दरवाजे की ओर झांका। अनीता सब्जी काट रही थी। चाकू का ब्लेड चमक रहा था और फिर रोहन ने देखा, अनीता ने चाकू को अपनी उंगली के पोर पर रख लिया था और हल्के से दबा रही थी। उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, कोई भाव नहीं था,
बस एक शून्य ताज्जुब था, जैसे कोई बच्चा कोई नई चीज आजमा रहा हो। अनीता! रोहन चिल्लाया। अनीता ने तुरंत चाकू हटा लिया और मुस्कुरा दी। हाँ, क्या चाहिए? तू तू अपनी उंगली क्यों दबा रही थी? कुछ नहीं, अनीता ने कहा। उसकी आवाज फिर से वही मधुर, प्यार भरी आवाज थी। बस सोच रही थी कि चाकू कितना तेज है। लेकिन रोहन का दिल एक भारी बोझ से दब गया। सिक्का गया नहीं था। उसकी एक छाया, उसकी एक बुरी आत्मा का हिस्सा अनीता के अंदर चली गई थी। जब सिक्के ने उसकी यादें लौट आई थीं, तब वो बुराई उसके साथ चिपक गई थी, जैसे धुएं की बूंद कपड़े में समा जाती है। इधर संजय की हालत भी बिगड़ रही थी। वो यादें तो खो चुका था, लेकिन कभी कभी उसे अजीब सपने आते। वो सपने में चिल्लाता, ये ले लो, वापस करो, जैसे कोई उससे कुछ छीन रहा हो। एक दिन संजय का बड़ा बेटा आकाश उसे पार्क में घुमाने ले गया। संजय फव्वारे के पानी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो दूर बेंच पर बैठी थी। वो औरत काली साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा घने बालों से ढका हुआ था। उसने संजय की तरफ देखा और धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। संजय की सांसें तेज हो गईं। उसने अपना सिर पकड़ लिया और चीखना शुरू कर दिया। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। आकाश ने उसे संभाला और घर ले आया। उस रात से संजय को बुखार आ गया। डॉक्टरों ने कुछ नहीं पाया। वो बस कमजोर होता जा रहा था, जैसे कोई उसकी जान धीरे धीरे सोख रहा हो। रोहन जब संजय से मिलने गया तो उसने देखा कि संजय की बांह पर एक निशान है, एक छोटा सा काले रंग का निशान जो एक आंख जैसा दिखता था। वही निशान जो सिक्के पर बनी आंख जैसा था। रोहन की रूह कांप उठी। सिक्का टूटा जरूर था, लेकिन उसकी बुरी ताकत अभी मरने को तैयार नहीं थी। वो खुद को दो हिस्सों में बांट चुकी थी, एक हिस्सा अनीता में और दूसरा हिस्सा संजय में। और अब वो अपने दोनों मेजबानों को खत्म करके फिर से एक होना चाहती थी। रोहन ने तुरंत पंडित जी को फोन किया और सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, यह बहुत बुरा है, वो आत्मा अधूरी है, टूटे हुए सिक्के की तरह। अब वो अपने दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ना चाहती है, और ऐसा तभी होगा जब, रोहन ने डरते हुए पूछा, जब क्या? जब दोनों मेजबान मर जाए, तभी वो आत्मा आजाद होकर फिर से किसी और को अपना शिकार बना पाएगी। रोहन का खून जम गया। मतलब अनीता और संजय दोनों की जान खतरे में थी। पंडित जी ने आगे कहा, एक ही उपाय है, तुम्हें उस आत्मा को बहलाना होगा, उसे एक नया घर देना होगा ताकि वो तुम्हारे प्रियजनों को छोड़ दे। नया घर मतलब किसी और के शरीर में? नहीं, किसी चीज में, कोई ऐसी चीज जो कीमती हो लेकिन जिसमें जान ना हो। और फिर उस चीज को ऐसी जगह दफनाना होगा जहां से कोई उसे दोबारा ना उठा सके। रोहन ने सोचा, कीमती चीज। उसे याद आया, रामनाथ काका की टूटी हुई घड़ी के टुकड़े। सोने के वो टुकड़े अभी भी काका के पास थे। वो दुख में उन्हें एक डिब्बे में बंद करके रखते थे। रोहन ने रामनाथ काका से वो टुकड़े मांगे। रामनाथ काका ने पूछा तक नहीं, बस दे दिए। शायद उन्हें लगा कि इससे रोहन का दिल हल्का होगा। फिर रोहन ने पंडित जी के निर्देशानुसार एक अनुष्ठान की तैयारी की। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पहले कभी कोई दफन न हुआ हो, जहां जीवन न हो। उसने शहर के बाहर एक सूखी हुई नदी के पत्थरीले तट को चुना। अगली रात, अमावस्या की काली रात, रोहन, पंडित जी और उनके दो शिष्य वहां पहुंचे। रोहन ने अनीता और संजय दोनों को घर पर सुला दिया था और उनके कमरों के बाहर पंडित जी द्वारा बनाया हुआ एक रक्षा चक्र बना दिया था। सूखी नदी के तट पर हवा सनसना रही थी। पंडित जी ने सोने के टुकड़ों को एक मिट्टी के नए बर्तन में रखा। फिर उन्होंने रोहन से कहा, अब तुम्हें उसे बुलाना होगा, उस आत्मा को। तुम ही उसके मूलधनी हो, तुम्हारी ही आवाज सुनकर वो आएगी। रोहन ने डरते हुए पूछा, कैसे बुलाऊं? उस सिक्के के टुकड़ों को लाओ। रोहन ने वो टूटे हुए सिक्के के टुकड़े निकाले जो उसने संजय के कमरे से एकत्र किए थे। पंडित जी ने उन टुकड़ों को भी बर्तन में डाल दिया। फिर उन्होंने रोहन को एक मंत्र बोलने को दिया। रोहन ने आंखें बंद की और मंत्र बोलना शुरू किया। कुछ ही पलों में हवा का रुख बदल गया। गर्म हवा का एक झोंका आया जिसमें सड़े हुए फूलों की बू आ रही थी। और फिर दूर से दो कतारें दिखाई दी। एक कतार उसके घर की तरफ से आ रही थी और दूसरी संजय के घर की तरफ से। वो कतारें नहीं, दो काले धुएं के गुब्बार थे जो जमीन पर रेंगते हुए आ रहे थे। पंडित जी ने कहा, वो आ रही हैं, डरो मत, बस मंत्र जारी रखो।
दोनों काले गुब्बार बर्तन के पास पहुंचे। उनमें से चीखने जैसी आवाजें निकलने लगीं, गुस्से और भूख से भरी आवाजें। वो दोनों गुब्बार एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। फिर वो बर्तन में जाने लगे। तभी एक गुब्बार ने रुककर रोहन की तरफ रुख किया। उसमें से एक आवाज निकली, रोहन की अपनी आवाज में, तूने हमें बुलाया? तू ही तो हमें चाहता था, तू ही तो हमारा मालिक था। रोहन ने मंत्र बोलना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। दूसरा गुब्बार बोला, इस बार अनीता की आवाज में, हम तेरे अंदर भी हैं रोहन, तेरी लालच में, तेरे डर में हमें दफन नहीं कर सकते। पंडित जी ने जोर से एक अलौकिक मंत्र बोला और अपने हाथ से एक चमकती हुई राख बर्तन में डाली। वो राख जैसे ही बर्तन में गिरी, दोनों गुब्बार चीखते हुए अंदर समा गए। पंडित जी ने तुरंत बर्तन का ढक्कन बंद किया और उस पर मोम की मुहर लगा दी। फिर उन्होंने रोहन से कहा, अब जल्दी इसे गड्ढे में दफन करो। रोहन और शिष्यों ने पहले से खोदे गए गहरे गड्ढे में वह बर्तन रखा और मिट्टी डालनी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी गिर रही थी, बर्तन से दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं और वो हिल रहा था, लेकिन पंडित जी के मंत्रों ने उसे बांध रखा था। आखिरकार बर्तन दफन हो गया। ऊपर से पंडित जी ने कुछ विशेष पत्थर रखवाए और एक अंतिम मंत्र बोला। सब कुछ शांत हो गया। पंडित जी ने थकी हुई सांस ली। हो गया। अब ये आत्मा इस सोने में कैद है और ये सोना इस पवित्र जमीन में दफन है। जब तक कोई लालची इसे फिर से नहीं खोदता, तब तक शांत रहेगी। रोहन ने पूछा, अनीता और संजय अब ठीक हो जाएंगे? उन पर से छाया हट गई है। और सचमुच जब रोहन घर पहुंचा तो अनीता गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे से वो खालीपन गायब था। उसकी सांसें सामान्य और शांत थीं। अगले दिन संजय का बुखार भी उतर गया। वो अभी भी यादें खोए हुए था, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति थी, डर नहीं। वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। रोहन ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पंडित जी ने उसे चेतावनी दी थी, ये सोना हमेशा के लिए यहीं दफन रहना चाहिए। अगर कभी कोई इसे खोदेगा तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लालच कभी मरता नहीं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, किसी भी विचित्र सी दिखने वाली चीज को नहीं उठाना चाहिए। और दूसरी, इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें जितना दिया है वो बहुत सोच समझ कर दिया है। और अगर उन्होंने चाहा तो तरक्की भी देगा। गलत तरीके से कमाया हुआ धन और ऐश्वर्य ज्यादा दिन नहीं टिकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी और सस्पेंसफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो कमेंट के साइड में हाइप का ऑप्शन है उसे जरूर दबाएं ताकि मुझे थोड़ा बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।